हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में जो हम यहाँ पर डेफिनेशन बताएंगे आपको, जो हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट जो आई थी, जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी थी, मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और इसके अलावा प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, जो भी जितनी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट जो थी, जिसमें से 7 बेसिक और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास थी, उनकी हम यहाँ पर डेफिनेशन देंगे। सबसे पहले जैसे 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकंड क्या होता है, 1 कैंडेला क्या होता है, इन सब की हम यहाँ पर डेफिनेशन जो है आज आपको बताएंगे। थोड़ी सी अटपटी डेफिनेशन लगेगी आपको, क्योंकि अभी तक आपने इनके बारे में 10th क्लास तक बिल्कुल थोड़ा बहुत ही आपको इनका आइडिया होगा। जैसे स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होगी कितनी होगी, या थोड़ा बहुत टेम्परेचर का आइडिया होगा, टेम्परेचर जो हमारे पास होता है ट्रिपल पॉइंट वगैरह। तो ज़्यादा मतलब आपको आइडिया है नहीं अभी, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए इनको। ये आपको डेफिनेशन तब समझ में आएगी, तब जा करके आप, जब आपको ये समझ में आएगी कब, जब आप पूरा सिलेबस कर लोगे +1 और +2 का अच्छे से। अभी जस्ट इनका आइडिया, फिर से वही बात कहूँगा, जस्ट जितना आपको याद रह पाता है, जितना आप समझ सकते हो उतना ही, जस्ट ओनली फॉर आइडिया, केवल आइडिया के लिए आप इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मीटर। मीटर जो हमारे पास किसकी यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट होती है। तो लेंथ की जो यूनिट है उसको हम 1 मीटर कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे 1 मीटर जो है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3.3 फुट होता है, जब मतलब जो भी है। लेकिन एक्चुअल में जो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है 1 मीटर की, वो हम कैसे बता सकते हैं? तो स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है 1 मीटर की, वो ये नहीं है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, पहले जरा पढ़िए इसको। 1 मीटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसकी जो स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299792458 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। एक्चुअल में ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, जो हमारे पास, जो आप पढ़ते आ रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में वो कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ भी लिख सकते हो, इसको वही है। यहाँ से अगर आप इसको लिखना चाहो तो 2.9 इंटू 10⁸ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो लाइट जो है वो वैक्यूम के अंदर या स्पेस के अंदर इतने टाइम के अंदर, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको सीधा बोल रहा हूँ 1/3 × 10⁸, इतने टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं 1 मीटर का। जो स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है वो 1 मीटर की, वो ये है। स्पीड जो लाइट जो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में होती कितनी है? अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, 2.99792 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। लेकिन आप पढ़ते आ रहे हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पेस में या वैक्यूम में। तो लाइट जो है वो इतने टाइम में 1/3 × 10⁸ सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस को नाम दिया जाता है 1 मीटर का या 1 मीटर का। वो हमारे पास होती है 1 मीटर। नेक्स्ट चलिए 1 किलोग्राम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द मास ऑफ सिलेंडर, किसी सिलेंडर का मास होता है, सिलेंडर किसका बना हुआ होता है? प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का। जो आपके पास प्लेटिनम इरिडियम, जो आपके पास मेटल जो है, उस अलॉय का आपके पास कोई सिलेंडर बना हुआ होता है। केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। आपके पास जो इंटरनेशनल, आपके पास जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर हम वेट को मेजर करते हैं, जब आप उसको इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रखते हो, उस टाइम पे उस प्लेटिनम इरिडियम अलॉय, जो आपके पास प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का जो आपके पास सिलेंडर जो बना हुआ है, जिसकी हाइट जो है, हाइट और डायमीटर जो अप्रोक्सीमेट 3.9 सेंटीमीटर हमारे पास होता है, तो उसको जब आप उस इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर के ऊपर रखते हो, तो उस टाइम पे उसका जो हमारे पास मास जो आता है वो कितना आता है? 1 किलोग्राम। उसको हम बोलते हैं 1 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट चलिए 1 केल्विन पे। केल्विन जो है हमारे पास किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की है। टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं? केल्विन के अंदर मेजर करते हैं। सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या है उसकी? केल्विन। हम यहाँ पर ये जितनी फंडामेंटल यूनिट लिखे सारी एसआई की हम बात करें, सीजीएस या एफपीएस अदर सिस्टम की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो केल्विन क्या होता है, पढ़िए जरा इसको। द फ्रिक्शन 1/273.16
of the thermodynamic temperature of triple point of water is called 1 Kelvin. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर आपको वाटर की तीनों स्टेट देखने को मिलती है, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस, वेपर। तो वहां पर तीनों स्टेट लाई करती है। अगर इससे थोड़ा बहुत टेम्परेचर, अगर उस पॉइंट से थोड़ा बहुत टेम्परेचर इधर उधर या इधर हो जाता है तो उस केस में उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। उस पॉइंट को हम नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट का। तो यहाँ पर जो इस ट्रिपल पॉइंट जो है आपका वाटर के लिए, वहां पर जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है उसका 1/273.16, इसको जब आप सोल्व करोगे इस फ्रैक्शन को, ये आपके पास जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं 1 केल्विन। नेक्स्ट चलिए 1 मोल। ये आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा मोल के बारे में, क्या होता है मोल कंसेप्ट, मोलर कंसेप्ट। सबसे पहले पढ़िए इसको। 1 मोल, मोल जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मोल में मेजर करते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एज एलिमेंट्री एंटिटीज, एंटिटीज मतलब एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कुछ और भी आप लेकर के चल सकते हो, ह्यूमन बीइंग भी ले सकते हो, ईट भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। एज आर नंबर ऑफ एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड ए मोल। क्या है, अब इसको समझिए। जितनी क्वांटिटी कार्बन 12 आइसोटोप जो आपके पास है, कार्बन 12 आइसोटोप जो है आपके पास, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, कितने अमाउंट के अंदर, 0.012 किलोग्राम, या हम कहें 12 ग्राम। 12 ग्राम बोल सकता हूं इसको, 0.012 किलोग्राम को। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम नाम देते हैं 1 मोल का। और इसमें कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम यहाँ पर इतने प्रेजेंट होते हैं। इसको हम एक स्पेशल नेम भी देते हैं एवोगैड्रोज नंबर, जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से हमें मिलता है। तो ये हमारे पास होता है 1 मोल। अब चलिए कैंडेला के ऊपर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो हमारे पास यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। 1 कैंडेला क्या होता है, सबसे पहले इंटेंसिटी क्या होती है अगर हम उसको समझना चाहें तो इंटेंसिटी मतलब एनर्जी क्रॉसिंग या एनर्जी फॉल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। तो अब हमारे पास जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है ये थोड़ा लाइट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो असाइनमेंट होती है वो हमारे पास होती है कैंडेला। अब हम 1 कैंडेला को कैसे डिफाइन करते हैं, पहले पढ़िए इसको। द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 1/6 into 10⁵ meter square placed at the temperature of freezing platinum and at a pressure of 101,325 Newton meter square in the direction of perpendicular to its surface is called 1 candela। अब इसका मीनिंग समझिए जरा। आपके पास जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है किसकी होती है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। ब्लैक बॉडी हमारे पास क्या होती है, जो सभी टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, उस बॉडी को हम नाम देते हैं ब्लैक बॉडी का। तो आपके पास जो ब्लैक बॉडी है उसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, उस ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया कितना है, 1/6 into 10⁵ मीटर स्क्वायर। और उसको कहां पे रखा गया है, कितने टेम्परेचर पे रखा गया है, प्लेटिनम फ्रीजिंग टेम्परेचर। प्लेटिनम फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है, प्लेटिनम का फ्रीजिंग टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली होता है हमारे पास 1768 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे जब आप उसको रखते हो, उस ब्लैक बॉडी को जिसका सरफेस एरिया इतना है और इतने प्रेशर पे 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना वहां पर प्रेशर होना चाहिए। और उसके सरफेस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, अगर उसका सरफेस ऐसे है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आपने उसको अप्लाई करना है यहाँ पर प्रेशर को। और तो वहां पर आपको जो उस टाइम पे उसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो देखने को मिलेगी वो कितनी देखने को मिलेगी, 1 कैंडेला। तो ये हमारे पास होती है 1 कैंडेला। अब आगे है हमारे पास 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड जो है टाइम की यूनिट है। तो 1 सेकेंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of radiation corresponding to unperturbed transition between two hyperfine level of ground state of cesium atom।
कुछ समझ में नहीं आया होगा आई थिंक। देखिए आपके पास जो सीजियम एटम जो होता है ग्राउंड स्टेट के अंदर, अगर मैं सबसे पहले उसकी यहाँ पर सेल में अगर मैं उसको अरेंज करता हूँ सीजियम एटम, जैसे आपके पास सीजियम एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इसका फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, ऐसे करते करते ग्राउंड स्टेट में जो इसका लास्ट सेल जो आएगा, जो भी आएगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ओसिलेट करता रहता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है ग्राउंड स्टेट के अंदर लास्ट सेल के अंदर, वो ओसिलेट करता रहता है, ऐसे ऐसे इस टाइप से ओसिलेट करता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ओसिलेट करता रहता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ओसिलेट करता रहता है तो यहाँ से रेडिएशन जो है वो एमिट होती है, रेडिएशन जो है वो यहाँ से एमिट होती है, इस टाइप से रेडिएशन जो है वो एमिट होती रहती है। ओसिलेट किया, रेडिएशन एमिट हुई, फिर ओसिलेट किया, फिर रेडिएशन एमिट हुई। तो ये जो रेडिएशन जो है ये एमिट होती रहती है। ये रेडिएशन जो आपकी वेव की शेप की दिखाई दे रही है, इनका एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड मतलब एक जो इस टाइप से एक ये जो रोटेशन कंप्लीट हो रहा है यहां से लेकर यहां तक का कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको हम बोलते हैं इसका टाइम पीरियड। कहाँ कितने टाइम में ये रोटेशन जो है कंप्लीट हो रहा है, एक रोटेशन इसका लिए, ठीक है। ऐसे जैसे ये है मान लीजिए आपके पास 2 रोटेशन 3 रोटेशन, तो ऐसे ऐसे इतने रोटेशन कितने हैं अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 नंबर ऑफ पीरियड्स। इतने जब आपको पीरियड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इतने नंबर ऑफ वेव जब आपको देखने को मिलते हैं, तो वो टाइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, कितने टाइम में देखने को मिलते हैं आपको 1 सेकंड के अंदर देखने को मिलते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। अब आइए इस डेफिनेशन के ऊपर कैसे हम डिफाइन करते हैं। 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ इतने नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब आपको इतने नंबर ऑफ वेव जो है वो वहां पर देखने को मिलेगी। उस ड्यूरेशन को हम 1 सेकंड का नाम देंगे। किस टाइम पे जो रेडिएशन जो आपको देखने को मिलती है, रेडिएशन जो आपको देखने को मिलती है किसको कोरस्पॉन्डिंग में, ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपरफाइन लेवल। ये लेवल है, एक ये अपर लेवल, एक ये लोअर लेवल। सीजियम एटम के 2 हाइपरफाइन लेवल के बीच में जो ट्रांजिशन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जब वो ओसिलेट जो करता है, उस टाइम पे जो रेडिएशन एमिट होती है, जब इतने पीरियड जब उसके हो जाते हैं, कितने टाइम में हो जाते हैं, उस टाइम को हम नाम देते हैं 1 सेकंड का। तो सोचिए 1 सेकंड के अंदर आपको इतने नंबर ऑफ वेव जो है वो आपको देखने को मिलते हैं वहां पर उस ट्रांजिशन में। तो यहां से इसकी डेफिनेशन दी गई है 1 सेकंड की। नेक्स्ट आइए 1 एम्पियर की। एम्पियर जो है वो हमारे पास किसकी यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है। तो सबसे पहले पढ़िए डेफिनेशन हमारे पास क्या है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज ए कांस्टेंट करंट which flow in each of 2 straight parallel conductor of infinite length and negligible area of cross section held 1 meter apart in vacuum shall produce a force per unit length of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter between them। समझिए अब इसको क्या कहता है। 1 एम्पियर जो है वो कांस्टेंट करंट है जो फ्लो कर रहा होता है किन्हीं 2 पैरेलल इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर के बीच में। ये आपके पास 2 पैरेलल इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर है, वो इनफाइनाइट लेंथ के आपके पास कंडक्टर है, और इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वो नेग्लिजिबल है। इनके बीच में इन दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होता है, या 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। कब फ्लो करेगा, जब ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो। जब ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो, 1 मीटर हो। इनको आपने वैक्यूम में रखा हुआ हो, और यहां पर इनके ऊपर एक की वजह से दूसरे के ऊपर, या दूसरे की वजह से पहले के ऊपर इतना फोर्स लग रहा हो, 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ से 1 मीटर लेंथ यहाँ से अगर इसकी उठाता हूं, इस कंडक्टर की, तो इसके ऊपर इतना फोर्स अगर लग रहा है, या इसकी उठाता हूं 1 मीटर लेंथ, अगर इस पे भी इतना फोर्स लग रहा है, कहीं से भी उठाऊं, तो वहां पर हम कहेंगे कि इन वायर्स में जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का। ओके, ये अभी आपके थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा होगा। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे +1 क्लास में, +2 क्लास में, तभी आपकी समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट चलिए अब 1 रेडियन। वन रेडियन, तो रेडियन हमारे पास किसकी यूनिट होती है, एंगल की यूनिट होती है।
सिंपल एंगल का या हम प्लेन एंगल हमारे पास जो होता है उसकी जो यूनिट होती है हमारे पास वो रेडियन होती है। ऐसा यूनिट जो रेडियन है। तो 1 रेडियन क्या है, देखो सबसे पहले जैसे एंगल क्या होता है, जैसे ये आपके पास कोई सर्कल है, यहां से मैं एंगल को डिफाइन करता हूँ, थीटा को डिफाइन करता हूँ। ये थीटा जो होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, आर्क बाय रेडियस। जैसे ये इसकी आर्क हो गई, ये वाली जो है वो इसकी आर्क है और ये इसकी रेडियस हो गई। तो थीटा आपके पास क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। ओके, अब हम इस थीटा को 1 रेडियन कब कहेंगे, जब देखिए जरा ध्यान से पढ़िए। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कोई थीटा एंगल यहां पर इस सर्कल के सेंटर के ऊपर सस्पेंडेड है, जिसकी आर्क जो है उसकी लेंथ और रेडियस की लेंथ दोनों अगर इक्वल है, या अगर दोनों अगर 1 मीटर है, या आप ये भी कह सकते हो अगर दोनों अगर इक्वल है, तो उस टाइम पे हमारे पास थीटा जो होगा वो कितना होगा, 1 मीटर होगा। क्योंकि ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, जैसे ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो आपके पास क्या आएगा, 1 रेडियन। ओके, उस टाइम पे हम थीटा को उस टाइम पे हम बोलेंगे कि यहाँ पर एंगल कितना है, 1 रेडियन है। अब जरा चलिए 1 स्टी रेडियन के ऊपर। स्टी रेडियन जो है वो सॉलिड एंगल की हमारे पास यूनिट होती है। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। ये था हमारे पास प्लेन एंगल, इसको हम आसानी से देख सकते थे। अगर आपके पास कोई 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, अगर आपके पास कोई 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, जैसे कि आपके पास ये है क्यूब टाइप से, तो यहां से या स्फीयर अगर आप ले लेते हो तो और बेटर है। आपके पास अगर कोई स्फीयर है तो उसके सेंटर से अपर सरफेस से या कहीं से नहीं, उसके सेंटर में से, मिड में से जब आप कोई लाइन ड्रा करते हो, उसके एरिया जितना आपको उसका एरिया दिखाई देता है, वो जो एरिया जो है वो रेडियस जो है उसका स्क्वायर जो आपके पास जो बनता है उसको हम बोलते हैं स्टी रेडियन। जैसे आपके पास कोई स्फीयर है, ये आपके पास कोई स्फीयर था, ठीक है, अंदर से सारा सारा भरा हुआ है, यहां से ये इसका सेंटर है, ठीक है। यहां से मैं कहता हूं कि यहां से आपने कोई एरिया कट किया, एरिया जब आप कट करोगे तो मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन, जैसे सेब है, सेब को मैं कहता हूं आप पहले आप उसको आधा कट कर दीजिए। आपने उसको आधा कट कर दिया बीच में से, ऐसे सेंटर में से कट करने के बाद अब उसके 8वें हिस्से को कट कीजिए। तो वो जो 8वां हिस्सा जो है वो ये है। जैसे आप इसको पहले कट किया इस टाइप से, अब इसका 8वां हिस्सा, जैसे आपने एक हिस्सा ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, इस टाइप से आपके पास ये 8वां हिस्सा बच गया। तो वो जो आपके पास 8वें हिस्से का जो सेब का जो पीस जो बचा है, मैं उस पीस की बात कर रहा हूं। ये जो आपके पास पीस जो आया, इस पीस का एरिया कितना है और उस पीस की रेडियस कितनी है, इन दोनों का जो रेशियो जो होता है, रेडियस के स्क्वायर का जो रेशियो जो होता है, वो हमारे पास होता है स्टी रेडियन। वो हमारे पास होता है सॉलिड एंगल DA/r²। आगे समझे, फिर से सुन लीजिए आपके पास, फिर से सुन लीजिए एक बार। जैसे आपके पास सेब है, उस सेब को कट कीजिए। सेब को जब आप कट कर दोगे, सेब को कट करने के बाद आपके पास जो आधा पोर्शन बचेगा ऑलमोस्ट आप उसको स्फीयर मान लीजिए, आधा पोर्शन बचेगा वो उसकी रेडियस होगी। उसके आप 4th हिस्सा या 5वां हिस्सा या 6th हिस्सा जो भी है उसको आप वहां से उठाइए। वो जो आपने वो हिस्सा जो उठाया, एक पीस जो आपने वहां से उठाया, उस पीस का जितना एरिया है और जितनी उसकी रेडियस, उसका स्क्वायर जो आपके पास होता है वो क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। इसको आप किसी भी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहां से अब हम बात कर रहे थे स्टी रेडियन। तो हमारे पास जो स्टी रेडियन है, 1 स्टी रेडियन कितना होता है, जो आपने जो पीस जो उठाया है, जो आपने वहां से जो पीस जो उठाया है कट करने के बाद, अगर उसका एरिया और उसकी रेडियस का स्क्वायर अगर दोनों इक्वल हैं, तो वहां पर जो एंगल जो है वो कितना है, 1 स्टी रेडियन है। ये भी मान लीजिए आपके पास 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी रेडियस भी, जो उस पीस की जो रेडियस है वो भी 1 मीटर है। तो 1 मीटर का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, तो आपके पास ये एंगल कितना आ जाएगा, 1 स्टी रेडियन। ये आपके पास होता है 1 स्टी रेडियन। ओके।